जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। अभी तक एसएससी जीडी में जितनी शिफ्टों में जो जो सवाल पूछे गए हैं उन पर आधारित एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएगी। ये क्लास आप पूरी देखिएगा बिना दोस्तों स्किप किए हुए। आप यकीन मानिए आप 8 से 10 नंबर औरों से ज्यादा करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। सारे सवाल आपकी शिफ्टों पर आधारित हैं। पहला सवाल कहता है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा या 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चारों संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप नोट करके रखें। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कब बनाया गया तो आपको ध्यान में रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह संविधान संशोधन कब का है? 1978 का है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों आर्टिकल 300 ए ये होता है दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और फिर इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर। और दोस्तों प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों भाग 4A सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको आप नोट करें। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन ये कब का? ये 2002 का है। कब का है? 2002 का है। इसी के द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया तो आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A सभी को शिक्षा का अधिकार इसी संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों 89वां संविधान संशोधन कब का है तो आपको ध्यान में रखना है, ये 2003 का है। और दोस्तों किससे संबंधित है? SC ST से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये चारों सवाल अति महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहां से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं कि आयरलैंड से लिए गए हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपसे परीक्षा में कल के दिन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आने वाली शिफ्टों के लिए आप तैयार हो जाइए इन सवालों को लेकर। दोस्तों संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया तो आपको नोट करके रखना है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, इसके द्वारा दोस्तों क्या लिया गया है तो आपको नोट करके रखना है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य ये दोस्तों कहां से लिया गया? रूस से लिया गया है। अब दोस्तों आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इसको याद करना। दोस्तों जो चीज फ्री की मिल जाती उसकी कदर नहीं रहती, उसमें हमें संशोधन करना ही पड़ता है। इसको आप ऐसे याद करेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों जो लोग अमीर होते हैं उन्हीं के पास कार होती है, अधिकार। इसको आप ऐसे रिलेट कर कर याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। रूस यानी कि दोस्तों जिसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो हमेशा रूसा रहता है, रूठा रहता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको आप ऐसे याद करके रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों कहां से ली गई है? वो भी अमेरिका से ही ली गई है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद
79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 79। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो आप एक ट्रिक याद कीजिएगा, सरला। एक ट्रिक होती है दोस्तों सरला, ये दोस्तों संसद के गठन से संबंधित होती है। और दोस्तों ये कौन सी है, 79। और ये दोस्तों राज्यसभा के गठन से संबंधित होती है 80। और ये दोस्तों लोकसभा के गठन से होती है 81। अब आपको याद हो गया होगा दोस्तों, संसद के गठन से संबंधित कौन सी, 79। और दोस्तों राज्यसभा से संबंधित कौन सी है, राज्यसभा। राज्यसभा के गठन से संबंधित दोस्तों कौन सी है, तो आप कहेंगे 80। और लोकसभा की दोस्तों 81। लोकसभा, इसको आप नोट कर लें, आपसे कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों आर्टिकल 76, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये दोस्तों किससे संबंधित है, महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित है। और वर्तमान समय में दोस्तों महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों वर्तमान समय में हमारे महान्यायवादी हैं। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन वर्णित है। अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 8 में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ये कहाँ पर वर्णित है, तो आपको नोट करके रखना है अनुसूची 5 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और अनुसूची को लेकर। अनुसूची 4, इसमें क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों से संबंधित है, इसको भी आप नोट करें दोस्तों। अनुसूची 6 में क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का गठन है, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये दोस्तों 4 राज्य आप रट के जाइएगा, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा। अनुसूची 6 का संबंध किससे, इन 4 राज्यों से है। और दोस्तों अनुसूची 8 में क्या है, ये भाषा से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों अनुसूची 9 ये क्या है, ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। और अनुसूची 10 का संबंध किससे, दल बदल से संबंधित है, दल बदल। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां दर्ज किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहां पर दर्ज किया गया, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे कम कहां पर हो गया, तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे कहा सर्वाधिक, अगर आपसे कह दिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर दर्ज किया गया, तो आप कहेंगे बिहार में। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला कौन, साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। सबसे अधिक साक्षरता कहां दर्ज की गई है, केरल। और सबसे कम दोस्तों साक्षरता कहां दर्ज की गई है, बिहार। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा देखें। आज दोस्तों आप 8 से 10 नंबर औरों से ज़्यादा पाने वाली क्लास देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन है। दोस्तों आपसे अंडर 19 वर्ल्ड कप पूछ लिया गया है, लेकिन दोस्तों अब तैयार हो जाइए एशिया कप को लेकर। एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन बना था, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दोस्तों ये पुरुषों वाला बताना है आपको, तो आपको ध्यान में रखना है एशिया कप 2022 पुरुषों वाला विजेता दोस्तों कौन बना था, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका बना था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, श्रीलंका इसका विजेता बना था। और दोस्तों किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था। यानी कि पाकिस्तान उप विजेता कौन है, पाकिस्तान।
उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। दोस्तों फिर होता है दोस्तों महिला वाला एशिया कप। महिला वाला एशिया कप कौन जीता था? भारत जीता था। भारत विजेता बना था दोस्तों महिला एशिया कप का। कौन सा है दोस्तों? ये महिला एशिया कप है, इसको आप लिख लीजिएगा, महिला एशिया कप। इसका दोस्तों भारत विजेता बना था। और किसको हराया था? ये दोस्तों श्रीलंका को हराया था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात अगर श्रीलंका की आई है तो थोड़ी सी जानकारी आपको और होनी चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए श्रीलंका के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप कहेंगे दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने ये दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। और श्रीलंका के दोस्तों अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट दोस्तों कौन बने हैं, तो आप कहेंगे रनीले विक्रमसिंघे। रनीले विक्रमसिंघे करके हैं दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लें। और श्रीलंका की दोस्तों राजधानी कौन सी है, तो आपको कहना है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इसको आप नोट करके रखें। और पाक जल संधि दोस्तों कहाँ पाई जाती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच में कोई दो युद्धाभ्यास जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न कहा गया है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा। दोस्तों एक सवाल आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट कर रहा है फीफा से, इसीलिए फीफा को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 100% एक नंबर आपका पक्का होगा। फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है, तो आपको नोट करके रखना है। ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका 2022 का संस्करण कहां पर हुआ है? कतर, दोहा में। कतर, दोहा में दोस्तों हुआ है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। दोस्तों जीता कौन है? अर्जेंटीना जीता है। किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। और एक चीज़ और आप नोट करेंगे, 2018 में दोस्तों फ्रांस इसका विजेता बना था। ये भी आप चीज़ नोट करके रखें। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या रखा गया? लाइफ इसका शुभंकर रखा गया है। और दोस्तों इसकी जो फुटबॉल है वो कौन सी है? अल रहेला, ये दोस्तों फुटबॉल का नाम है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? एडिडास कंपनी के द्वारा बनाई गई है ये फुटबॉल। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि गोल्डन बॉल दोस्तों किसको मिली है? ये मेसी को मिली है। अगर आपसे कहा जाए गोल्डन बूट किसको मिला? ये एम्बापे करके खिलाड़ी है उनको मिला है। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिले हैं? तो दोस्तों आपको मार्टिनेज, इनका नाम याद रखना है। ये सब चीज़ें मैं आपको 3 से 4 बार रिपीट करा चुका हूँ, इसको आप पढ़कर जाइएगा अच्छे से। 100% दोस्तों आपका एक नंबर पक्का होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। 132वां स्थान है, 135वां स्थान है, 136वां स्थान है, 150वां स्थान है। दोस्तों आप नोट करके रखें लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसका दोस्तों भारत में कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है अपने भारत देश का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें 135 खुशहाली सूचकांक, सॉरी दोस्तों शांति सूचकांक, शांति सूचकांक। अगर आपसे कहा जाए शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। और लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। अगर आपसे कहा जाए खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है। 150वां स्थान ये दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 150वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको आप पूरा नाम याद रखेंगे। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। दोस्तों 132वां स्थान किसमें? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये दोस्तों 132वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? UNDP, ये एक संस्था है, ये इसको जारी करती है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट करें। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे दोस्तों 180वां स्थान है। अगर आपसे कह दिया जाए भ्रष्टाचार सूचकांक में 85वां स्थान है। अगर आपसे कह दिया जाए भुखमरी सूचकांक में 107वां स्थान है। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये 3रा स्थान है। इतने स्थान आप नोट करके जाएं। और दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का
कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत का कौन सा स्थान है? ये 54वां स्थान है। दोस्तों ये 8 से 10 स्थान आप नोट कर लें अपनी कॉपी में और आप परीक्षा में बैठ जाएं, 1 नंबर आपका पक्का होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितनी स्पर्धाएं हुई हैं? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम और फीफा बार बार प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। आपसे सवाल पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितनी स्पर्धाएं हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर 280 स्पर्धाएं हुई थी। कितनी? 280। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कॉमनवेल्थ से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। दोस्तों इसके अंदर कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो आप कहेंगे 72 देशों ने भाग लिया था। कितने? 72 देशों ने इसमें भाग लिया था। और कितने खेल थे कुल? दोस्तों 20 खेल थे इसके अंदर। कितने? 20 खेल थे। स्पर्धाएं कितनी थी? 280। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। पैरी द बुल इसका दोस्तों शुभंकर था। किसका? कॉमनवेल्थ गेम का। ये आपको नोट करके रखना है। भारत देश ने दोस्तों कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। कुल पदक जीते थे। और दोस्तों कितने गोल्ड थे? 22 गोल्ड मेडल थे। इसको भी आप नोट करके रखें। सर्वाधिक गोल्ड दोस्तों किसके अंदर जीते थे? कुश्ती के अंदर जीते थे भारत देश ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों एक नियुक्ति यानी कि कोई मुख्यमंत्री, कोई अध्यक्ष आपसे पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है ये जगदीश कुमार को बनाया गया है। यूजीसी इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जगदीश कुमार को। इसको आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं अलका मित्तल, ONGC। दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। इसको भी आप नोट करके रखें। भारती दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये दोस्तों कौन बनी है? CGA लेखा महानियंत्रक। CGA दोस्तों ये कौन बनी? भारती दास को बनाया गया है। लेकिन अगर आपसे दोस्तों CAG पूछे, अगर आपसे CAG पूछे तो आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र, यहां पर मैं लिख देता हूं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों CAG है। लेकिन CGA कौन है? भारती दास है। और दोस्तों CAG इनका आर्टिकल कौन सा है? इनका कार्यकाल 148 के अंतर्गत है। और दोस्तों इनका कोई भी अनुच्छेद नहीं है। इसको आप नोट करके रखें। ये दोनों सवाल अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग भरे सवाल हैं। और दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएं भारत के पहले CAG कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों MR कुमार, ये दोस्तों कौन है? LIC के नए हेड हैं। LIC के नए अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। 1956 में दोस्तों LIC की स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट करें रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि G20 2023 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? यह भी सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों G20 पहली बार अपने भारत देश में संपन्न होने जा रहा है, इसीलिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा हमारी परीक्षा के लिए। G20 2023 का नया शेरपा किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन को बनाया गया, अमिताभ कांत को बनाया गया, विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया, कैंपबेल को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें G20 2023 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना अमिताभ कांत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। दोस्तों हर्षवर्धन, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा आप, श्रृंगला करके है दोस्तों इनका पूरा नाम। ये दोस्तों कौन है? समन्वयक बनाए गए हैं, मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर। दोस्तों G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। और दोस्तों G20 का नया शेरपा किसको बनाया गया? अमिताभ कांत को बनाया गया है। दोस्तों G20 2022 इसकी दोस्तों बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो आप सबको पता है इंडोनेशिया में दोस्तों इसकी बैठक आयोजित हुई थी। कहां पर? बाली में। आप सबको रटा हुआ होगा ये सब चीजें। और दोस्तों इसका दोस्तों क्या शुभंकर क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार हमारा घर है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों विनय कुमार सक्सेना, ये दोस्तों कौन बनाए गए? दिल्ली के उपराज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों कौन है? दिल्ली के
उपराज्यपाल बनाए हैं विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों कैंपबेल कौन है? एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयर इंडिया के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे कैंपबेल हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1932 को इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। चारों टाइगर रिजर्व अति महत्वपूर्ण है। हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। T+2 अवार्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये मिला है दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। दोस्तों आप एक बात याद रखें, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नहीं है। इसको आप नोट कर लें। अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है तो आप दोस्तों गलत पढ़ रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखें। भारत का 53वां कौन सा? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 31वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? नीना गुप्ता को मिला है, असगर बजाहत को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है, दीपक धर को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पुरस्कार और उससे संबंधित दोस्तों जो प्राप्त करता है ये भी आपको पता होने चाहिए। एक सवाल आपका पक्का होगा। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? तो आपको नोट करके रखना असगर बजाहत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किस लिए मिला है? ये महाबली इनकी एक दोस्तों महाबली इनका एक नाटक है, इसलिए इनको मिला है। इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों नीना गुप्ता इनको मिला है रामानुजम पुरस्कार। रामानुजम पुरस्कार किसको? नीना गुप्ता को। और ये रामानुजम किससे संबंधित होता है? ये दोस्तों गणित से संबंधित होता है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रामदत्त मिश्र इनको क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे रामदत्त मिश्र को मिला है। और किस लिए मिला है? मैं तो यहां हूं, इसलिए दोस्तों इनको मिला है। ये भी आप नोट करें। दीपक धर इनको दोस्तों बोल्ट सम्मान पुरस्कार मिला है। बोल्ट मान दीपक धर को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? बोल्ट सम्मान पुरस्कार मिला है। और IIT कानपुर के रहने वाले हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान ये सब दोस्तों कौन देता है? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और पहला सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें। आपकी परीक्षा में 100% आपसे ये सवाल पूछा जाने वाला है। दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है, चारू दत्ता मिश्र को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस लिए मिला है? रेत समाधि इनका एक दोस्तों उपन्यास है रेत समाधि। इसलिए दोस्तों इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए इसका दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दोस्तों किसने किया है? डेजी रॉकवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डेजी रॉकवेल इसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले। और इसका इंग्लिश नाम क्या है? टॉम ऑफ सैंड। आप कुछ भी लिख कर आए, टॉम ऑफ सैंड लिख कर आए या रेत समाधि लिख कर आए, आपको ऑप्शन दोस्तों ये गीतांजलि श्री या डेजी रॉकवेल इनमें से आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। डेनिस सुलेबिन इनको दोस्तों कौन सा सम्मान मिला है? एबेल पुरस्कार। इनको मिला है दोस्तों एबेल
पुरस्कार किस लिए होता है? ये दोस्तों मैथमेटिक्स से संबंधित होता है और टोपोलॉजी के लिए मिला है, इसको आप नोट करें। चारुदत्ता मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। विटली अवार्ड, विटली अवार्ड 2022 ये किसको मिला है? चारुदत्ता मिश्र को मिला है, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों बाल कृष्ण दोषी, रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल। दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला है? बालकृष्ण दोषी को मिला है, ये भी आप नोट कर लें। दोस्तों आप देख रहे हैं एक सवाल लेकर मैंने आपको 8 से 10 दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार नोट करा दिए। सारे पुरस्कार आप नोट करके जाएं, कोई ना कोई दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों एक बात और आप याद रखें, बालकृष्ण दोषी, इनको पहली बार, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको पृथ्वीजर पुरस्कार मिला था। कौन सा दोस्तों? ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको पृथ्वीजर पुरस्कार मिला था, बालकृष्ण दोषी को। और वर्तमान समय में दोस्तों पृथ्वीजर पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को। और पृथ्वीजर पुरस्कार किससे संबंधित होता है? ये वास्तुकला से संबंधित होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि कंबाला दौड़ का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आप सब जानते हैं जल्लीकट्टू कल ही आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो कंबाला दौड़ तैयार हो जाइए अगली शिफ्ट वालों। तमिलनाडु में है, कर्नाटक, केरल, असम, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें कंबाला दौड़ ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसकी होती? भैंसों की दौड़ होती है। किसकी? ये दोस्तों भैंसों की दौड़ होती है, इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों तमिलनाडु में होती जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। ये दोस्तों तमिलनाडु का, यहाँ पर क्या होता है? बैलों की दौड़ होती है, इनको भी आप नोट कर लें। बैलों की दौड़, इनको भी आप थोड़ा नोट करके रखें, ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों भैंसों की दौड़ में किसका इस्तेमाल है? ये कंबाला में है। और दोस्तों बैलों का दोस्तों ये जल्लीकट्टू में। और दोस्तों तमिलनाडु में एक मनाया था पोंगल, ये भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक का दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो नृत्य है यक्षगान, यक्षगान, ये इसका संबंध कहाँ से है? ये दोस्तों कर्नाटक से है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। केरल, दोस्तों केरल में दोस्तों क्या क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। और दोस्तों असम, अम्बू बाची का मेला, अम्बुबाची का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये असम में लगता है, कामाख्या माता मंदिर में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सत्रिया हो गया, बगरुम्बा होगा, बिहू हो गया, इनका सबका संबंध कहाँ से? असम से है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण फेस्टिवल और उनसे संबंधित राज्य, महत्वपूर्ण नृत्य, ये सब चीज़ें आप पढ़कर जाएँ। एक सवाल आपका फिक्स आ रहा है आपकी परीक्षा में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि माउंट सिनाबुंग मेरापी सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? अमेरिका, इंडोनेशिया, इटली, भारत, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों माउंट सिनाबुंग मेरापी सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ये सबके सब इंडोनेशिया में स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए अमेरिका, अमेरिका में कौन सा? कोटोपैक्स की, ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे दोस्तों इटली में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप, ये दोस्तों कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं मोनोलोवा ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की है? त्रिपुरा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये किस राज्य की योजना है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों त्रिपुरा की 2 योजनाएं आपको याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण में। कौन कौन सी? अर्न विद लर्न योजना कहाँ की है? त्रिपुरा।
श्रमी श्रमिक कल्याण योजना, ये कहाँ की है? ये भी त्रिपुरा की, हरियाणा की दोस्तों है ई अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं उस योजना का नाम क्या है। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण योजना है, नारी को नमन, इसको आप नोट करें, नारी को नमन योजना दोस्तों कहाँ की है? कर्नाटक की है। इसको भी आप सॉरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों कर्नाटक की बात आई है तो एक कर्नाटक की योजना और भी लिख लीजिएगा आप। कर्नाटक काशी रथ यात्रा, ये दोस्तों कहाँ की है? ये कर्नाटक की योजना है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं जीन बैंक परियोजना ये किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चैनल को आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी वीडियो और सारा दोस्तों जो मेहनत है आप लोगों के माँ बाप के सपने के लिए की जाती है। आप यकीन मानिए सारा कंटेंट A1 क्वालिटी का कंटेंट है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया कंटेंट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि बांग्ला त्योहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम, मेघालय, केरल, मणिपुर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बांग्ला त्योहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है ये मेघालय में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मेघालय में एक और होता है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ पर दोस्तों एक होता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में। दोस्तों मेघालय में गारो, खासी जयंतियाँ दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती? मेघालय में। और ये खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल आपसे पूछा गया सवाल है। दोस्तों मिजोरम में क्या है? चेराव उत्सव कहाँ पर है? मिजोरम। और दोस्तों चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाता है? मिजोरम में। केरल में दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया है। और मणिपुर में दोस्तों कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन, ये दोस्तों कहाँ? ये मणिपुर से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि मुद्रा राक्षस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है, ह्वेन सांग की पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है कि शूद्रक की पुस्तक है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मुद्रा राक्षस ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना विशाख दत्त। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। शूद्रक ये दोस्तों मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम दोस्तों किसकी पुस्तक है? शूद्रक की। ह्वेन सांग दोस्तों इनकी पुस्तक है CU की, इसको भी आप नोट कर। और दोस्तों अल बरूनी किताब उल हिंद, ये दोस्तों अल बरूनी की पुस्तक है, इसको आप देख लेंगे, खुद से एक बार रीचेक कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अल बरूनी की, इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न कहा गया कि रहेला निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। रहेला ये किसकी दोस्तों पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना इब्न बतूता। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल इनकी दोस्तों एक पुस्तक है बंदी जीवन, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये सचिंद्रनाथ सान्याल। और ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गुलामगिरी। और दोस्तों इन्हीं से संबंधित है सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज इन्हीं से संबंधित है, महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। और ये कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और दोस्तों हिंद स्वराज,
सत्य के साथ मेरे दोस्तों प्रयोग और हिंद स्वराज, ये सब किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों कल के ही सवाल में आपसे कहा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं नोट कराने वाला हूं, राज्यसभा का मेंबर अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। दोस्तों वोट डालने की उम्र तो आप सबको पता है 18 वर्ष। वोट डालने की उम्र दोस्तों 18 वर्ष है। और ये किस संविधान संशोधन में की गई थी? 61वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 61वां संविधान संशोधन। वोट डालने की उम्र है जो 23 से 18 वर्ष की गई थी, किसके अंदर? तो आप कहेंगे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों 35 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है या आपको गवर्नर बनना है, नहीं राज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग कम से कम 25 वर्ष। इन सब आंकड़ों को आप याद रखें, कोई ना कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में टकरा जाएगा और आपको नंबर दे के जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। दोस्तों ग्रहों से एक सवाल आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी आप देख लें। सबसे दोस्तों हल्का ग्रह दोस्तों कौन सा है? शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है। तो आपको ध्यान में रखना है निम्नलिखित में से सबसे हल्का ग्रह ये कौन सा? ये शनि है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। शुक्र कैसा ग्रह है? पीला ग्रह है। और दोस्तों सूर्य से सबसे दूर ग्रह दोस्तों कौन सा है? वरुण है। मैं आपको नोट करा चुका हूं कई बार। और दोस्तों बृहस्पति और मंगल, इनके बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र बेल्ट। अगर आपसे परीक्षा में कह दिया जाए कि क्षुद्र बेल्ट यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट दोस्तों किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? बृहस्पति और मंगल के बीच में। दोस्तों आंतरिक ग्रह कौन से? एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और दोस्तों बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो आप कहेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस, विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 12 अक्टूबर को, 26 दिसंबर को, 20 मार्च को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व स्लॉथ बियर दिवस बिल्कुल नया दिवस है, अभी 2022 में शुरू किया गया है, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसको आप नोट करके रखें। ये कब मनाया था? 12 अक्टूबर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और परफेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। 16 जनवरी स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, ये दोस्तों कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये सवाल आपसे पूछा गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। आप सबको रटा हुआ होगा। अब दोस्तों बात करें 26 दिसंबर, वीरवाल दिवस। लिख लीजिएगा, आएगा सवाल, वीरवाल दिवस, इसको आप नोट करें। इसके अलावा 20 मार्च गौरैया दिवस। गौरैया दिवस कब मनाता है? 20 मार्च को। शतरंज दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। इसको आप नोट करें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट कर बताएं विश्व मृदा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला और अंतिम सवाल कहा गया कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे कल दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क पूछ लिया गया है, यानी कि दोस्तों एक ना एक नेशनल पार्क आपसे पूछा जा रहा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों झारखंड में कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। यहां पर मैं लिख देता हूं, पलामू टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? झारखंड में। बिहार में दोस्तों कौन सा? वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। असम, असम में दोस्तों कौन सा? ओरांग, ओरांग नामेरी
ये सब कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? असम में स्थित है। दोस्तों इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको दोस्तों पढ़कर जाने हैं अपनी परीक्षा में। 100% आपको दोस्तों परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। नंबर 1, आपको सभी शास्त्रीय नृत्य, ये दोस्तों आपको पढ़ के जाने। शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय भाषाएं हो गई, ये सब आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा नियुक्तियां आपको पढ़कर जानी है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना वाला, दोस्तों पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक, ये भी पढ़ के आपको जाना है। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण डांस हो गए और त्योहार, महत्वपूर्ण डांस और त्योहार। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों कॉमनवेल्थ और दोस्तों फीफा, इसके अलावा ओलंपिक और दोस्तों मुगल शासक, ये दोस्तों 8 से 10 टॉपिक बार बार आपकी परीक्षा में घूम रहे हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रपति, ये दोस्तों 8 से 10 टॉपिक हैं, घूम घूम के इन्हीं में से सवाल आ रहे हैं। आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाएं। अगर आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण जानकारी और एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।